दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन ने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है और आज इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का टेस्ट नंबर 21 था जो सबके लिए ओपन था। कम्युनिटी टैब में मैंने इसका लिंक डाला था, 1 घंटे लिंक एक्टिव इसका रहा है। यदि आप टेस्ट अटेंड कर पाए और आपके क्वेश्चन कुछ गलत हुए हैं तो मिलान कर लीजिए कि उसका सही आंसर क्या है और कैसे आया। यदि आप टेस्ट अटेंड नहीं कर पाए तब भी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी से संबंधित इसमें 50 प्रश्न सीखने को मिलेंगे। हालांकि टॉपिक सभी मिक्स थे क्योंकि 20 टेस्ट लगातार हम टॉपिक वाइज ले चुके थे। साथियों, सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप ज़रूर देखें और यदि क्वेश्चन आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को आगे इसे फॉरवर्ड ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन से शुरू करेंगे और ये टेस्ट नंबर 21 सबके लिए ओपन था और जब भी टेस्ट होता है उससे पहले इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी टैब में ही दी जाती है, तो आप प्लीज़ एक्टिव रहें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 था कि दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में ठीक वैसे ही होते हैं जैसे। देखो, श्रेणी क्रम में दो प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध के बारे में यदि मैं बात करूं तो फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, राइट। यानी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में बढ़ता है तो कैपेसिटर समांतर में बढ़ते हैं, ये भी हम जानते हैं। इसका मतलब दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में या दो कैपेसिटर समांतर में एक ही बात है। या तीसरा ऑप्शन ये भी हो सकता था कि दो इंडक्टर श्रेणी क्रम में, यानी दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, दो इंडक्टर श्रेणी क्रम में और दो कैपेसिटर समांतर में, इनके लिए फॉर्मूला हमेशा एक जैसा ही रहता है। क्वेश्चन का आंसर आपको ए करना था। सेकंड अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक क्रॉस फील्ड डीसी मशीन की श्रेणी में नहीं आता है। विशेष प्रकार की डीसी में 3 मशीनें होती है जिनका नाम है रोजेनबर्ग जनरेटर या मोटर, मेटाडाइन और एम्प्लीडाइन। हालांकि इनके बारे में मैं मोटर जनरेटर वाले चैप्टर में दे चुका हूं, तो डिटेल से यदि आपको देखना है तो आप वहीं पढ़ें। तो शंट जनरेटर जो है ना, ये क्रॉस फील्ड मशीन की श्रेणी में नहीं आती है। एक्चुअल में होता क्या है कि जो क्रॉस फील्ड डीसी मशीनें होती है ना, इनमें कार्बन ब्रशों के दो सेट होते हैं जो एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर होते हैं। एट ए टाइम कोई एक को हम यूज करते हैं और दोनों को मैनेज करते हैं, राइट। तो क्वेश्चन का आंसर आपको ए करना था, शंट आएगा। ये क्रॉस फील्ड प्रकार का नहीं है। अगला अपना क्वेश्चन है कि बीजेटी की इनपुट और आउटपुट प्रतिबाधा कैसे होती है। पूरा नाम है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। दो तरह का होता है, पीएनपी या एनपीएन। पहला जंक्शन होता है एमिटर और बेस, हमेशा फॉरवर्ड में होता है। दूसरा जंक्शन होता है बेस और कलेक्टर, हमेशा रिवर्स बायस में होता है। फॉरवर्ड बायस का प्रतिरोध हमेशा कम, रिवर्स बायस का प्रतिरोध हमेशा उच्च होता है। इसलिए इनपुट प्रतिबाधा निम्न, आउटपुट प्रतिबाधा उच्च होगी। प्रश्न का उत्तर हमें सी करना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि कॉइल की एनर्जी किस बात पर निर्भर करती है और कैपेसिटर की ऊर्जा किस बात पर निर्भर करती है। कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा होती है और कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊर्जा होती है। कॉइल में एनर्जी के लिए फॉर्मूला 1/2 Li², कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 Cv² होता है। यानी इंडक्टर वाली एनर्जी करंट पर, जबकि कैपेसिटर वाली एनर्जी वोल्टेज पर डिपेंडेड होती है। यानी धारा और वोल्टेज वाला ऑप्शन आपको करना था, यानी ए ऑप्शन अपना इसमें रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एकमात्र रिले जो केवल ट्रांसफार्मर में उपयोग में ली जाती है। बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ सबका सही भी हुआ होगा। बुकोल्ज रिले होती है, तेल और गैस ताप के सिद्धांत पर ये काम करती है और केवल मात्र ट्रांसफार्मर में ही इसका उपयोग करते हैं। बाकी ओवर करंट, अर्थ फॉल्ट और अंडर वोल्टेज रिले, ये सभी रिले ट्रांसफार्मर में भी लगती है, मोटर में भी लगती है और ट्रांसमिशन लाइन्स में भी, यानी फीडर में भी इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी युक्ति एक सुरक्षा युक्ति नहीं है। देखो, बस बार कोई सुरक्षा युक्ति नहीं है। ये एक प्रकार का आयताकार चालक होता है जहाँ हेवी करंट के लिए और अनेक मशीनों को एक साथ सप्लाई देनी हो उपयोग में लेते हैं। एल्यूमिनियम की बनी होती है, आयताकार आकृति में होती है। जबकि फ्यूज, रिले और सर्किट ब्रेकर, ये तीनों की तीनों प्रोटेक्शन डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है कि 3 इनपुट वाले एंड गेट में अधिकतम कितने आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। 8 आउटपुट हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। देखो कैसे, यदि 3 इनपुट है तो मान लीजिए ए, बी और सी, ये 3 इनपुट है और वाई इसका आउटपुट है। देखिए, सबसे पहला इनपुट क्या बना,
ये वाला एक कि सभी 0 0 हो, फिर ये 2 0 हो यानी दूसरा हो गया। उसके बाद में ये 2 अपने कर दिए अगर 1 1 के लिए, ये हो गया तीसरा। इसी तरह से तीनों 1 1 कर दिया तो ये हो गया 4। फिर हम इसको 1 कर दें, दोनों को 0 रखें, 5 हो गया। फिर हम इसको 1 कर दें और इन दोनों को 0 रखें तो ये हो गया 6। तो इसी तरह से सी को 1 करें, बाकी दोनों को 0 रखें, यानी ओवरऑल इसमें 8 कंडीशंस हम प्राप्त कर सकते हैं आउटपुट के लिए। और सबसे अच्छी विशेषता इसकी ये है कि आउटपुट में हायर 1 यानी इकाई तभी आएगा जब सभी तीनों इनपुट इसके उच्च होंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मीटर केवल एक वोल्ट मीटर ही हो सकता है? तो वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये कभी एम्पियर मीटर नहीं हो सकता और कभी वाट मीटर, इस तरह के मीटर इसमें नहीं होते। केवल और केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर ही होते हैं। हालांकि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टेज नाप लेते हैं तो इसको लोग स्थिर वैद्युतिक वाट मीटर में भी दिखाने लग गए हैं, लेकिन होता नहीं है। एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक केवल और केवल वोल्ट मीटर ही हो सकता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक मापी यंत्र की कंट्रोल स्प्रिंग में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? देखो, कंट्रोलिंग स्प्रिंग जो होती है ना, वो अपनी स्थिति जगह पर रहते हुए वर्क करवाती है, पॉइंटर की स्पीड को कंट्रोल करती है ना, यानी अपनी स्थिति के कारण उसमें ऊर्जा है, इसलिए उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इंग्लिश में उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं और इसके लिए फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, अपनी स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है वो आंसर ए रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो गति के कारण ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा कहा जाता है उसको। अगला क्वेश्चन है कि 5 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की एक साइन वेव निम्न में से किस साइन वेव से अधिक दर पर परिवर्तन होता है? देखो, साइन वेव का परिवर्तन दर फ्रीक्वेंसी ही तो है, जिसकी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है परिवर्तन की दर उसकी उतनी ही अधिक है। यानी 5 से जो है वो 5 जो है वो किस से अधिक पर परिवर्तित हो रही है, यानी जो इससे कम है ये उससे ज़्यादा हो रही है, सीधी सी बात है। फिर 2 किलो हर्ट्ज की अपेक्षा 5 किलो हर्ट्ज जो है उसकी दर ज़्यादा है, 8 वाले की इससे भी अधिक है, 15 वाले की इससे अधिक है और 5 मेगा हर्ट्ज की इससे भी अधिक है। तो ए आंसर रहेगा 2 किलो हर्ट्ज। अगला अपना क्वेश्चन है कि कॉन्स्टेनन किसकी मिश्र धातु है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखें, एग्जाम में भी आ सकता है। तांबे और निकिल की ये मिश्र धातु है, बी ऑप्शन इसमें आपका सही रहेगा। और कहते हैं कि इसका ताप गुणांक भी 0 ही होता है एक तरह से, यानी ताप से इसका प्रतिरोध कभी प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेल्टा संयोजन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज जो है उनमें क्या संबंध होता है? यानी फेज वोल्टेज को कितने गुना करें कि लाइन वोल्टेज आ जाए? देखो, सिंपल क्वेश्चन है, डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या बराबर होते हैं? तो अपना आंसर इसमें सी रहेगा, यानी फेज वोल्टेज को अगर 1 से गुणा करते हैं तो लाइन वोल्टेज आ जाएगा, अलग से कोई मल्टीप्लाई करने की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मान एक्चुअल में बराबर होते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि आर एल समांतर परिपथ में कुल धारा 10 एम्पियर है, उसमें एक प्रतिरोध संयोजित है जिसमें से 8 एम्पियर की करंट चल रही है, बताइए कैपेसिटर में से धारा कितनी चल रही है? सॉरी, क्वेश्चन गलत हो गया दोस्तों, एक तरह से आर सी समांतर समझ लीजिएगा इसको, ठीक है, या फिर इंडक्टर की धारा को आप यहाँ से समझ सकते हैं, कोई बात नहीं। आर सी समांतर है और 10 एम्पियर की धारा टोटल है, 8 एक में से जा रही है। मान लीजिए ये आर है और ये सी है, ठीक है। देखो, यहाँ से टोटल करंट 10 एम्पियर आ रही है और इस प्रतिरोध में से 8 जा रही है ना, तो यहाँ से कितनी चलेगी? 6 एम्पियर जाएगी, क्योंकि इसमें क्या सदिश योग करना होता है, इसलिए इंडक्टर या कैपेसिटर की धारा यदि हमें कैलकुलेट करनी है तो टोटल करंट की स्क्वायर माइनस प्रतिरोध की करंट की स्क्वायर करना होगा, यानी 10 की स्क्वायर माइनस आपको 8 की स्क्वायर करना है, 100 माइनस 64 करना है, उत्तर आएगा 36, और 36 का जब आप अंडर निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा? 6 एम्पियर। दोस्तों, ये इस तरह की क्वेश्चन है कि इनको ज़्यादा डीपली समझने की ज़रूरत ही नहीं है, शायद आप सबके भी ये क्वेश्चन सही ही हुए होंगे, तो इस पर ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। एक फॉर्मूला बता दिया, आंसर आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे कि सुपर कंडक्टर जो होते हैं उनमें एनर्जी जो फॉरबिडन एनर्जी होती है डेल्टा ई से दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये मापी जाती है, इसका मान कितना होता है? देखो, चालक से भी ऊपर है ना, चालकों में भी जब 0 होता है तो सुपर कंडक्टर में तो 0 होना ही है, स्वाभाविक है। सुपर कंडक्टर वो होते हैं जो चालकों से भी अधिक चालकता रखते हो, ए ऑप्शन रहेगा 0 होता है। नेक्स्ट है कि घर्षण और वायु हानियाँ किस प्रकार की हानियाँ हैं? ये मैकेनिकल लॉस की श्रेणी में आती है, रोटेशनल लॉस भी बोल सकते हो, यानी घूर्णन हानियाँ भी अपन इसको बोल सकते हैं, यांत्रिक हानियों की श्रेणी में ये आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था
कि शंट जनरेटर भार को 240 वोल्ट पर 10 एम्पीयर धारा देता है। यदि फील्ड का प्रतिरोध 120 ओम और आर्मेचर का प्रतिरोध 0.2 ओम है तो आर्मेचर धारा कितनी होगी। देखो शंट जनरेटर में आर्मेचर धारा के लिए फॉर्मूला होता है लोड करंट और शंट फील्ड करंट का योग, राइट। भार करंट 10 एम्पीयर सीधे सीधे दे रखी है, हमें चाहिए थी शंट फील्ड करंट। देखो जब आप शंट फील्ड करंट कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला क्या रहेगा, शंट फील्ड की वोल्टेज और शंट फील्ड का रेजिस्टेंस। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो उत्तर आएगा 2 एम्पीयर। 10 एम्पीयर लोड करंट है, 2 एम्पीयर आपका फील्ड का करंट है, टोटल करंट कितना हो जाएगा 12 एम्पीयर। यदि ये शंट मोटर होती तो टोटल उत्तर होता अपना 8 एम्पीयर, क्योंकि लोड में से फिर शंट की धारा को माइनस कर दिया जाता, उस समय आर्मेचर के लिए 8 एम्पीयर होती। यानी जनरेटर के लिए ए, मोटर के लिए बी ऑप्शन आपको करना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर में जब अल्फा का मान 0.96 हो तो बीटा का मान कितना होगा। देखो बीटा ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है कि अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, 0.96 1 माइनस 0.96। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपके सामने क्या निकल कर आएगा कि 0.96 बटे 0.04, दोनों 0 कट जाएगा, 96 में 4 का भाग दोगे, उत्तर आएगा 24। यानी जब अल्फा 0.96 है तो बीटा 24 आएगी। दोस्तों जल्दी जल्दी करवा लें ताकि आपको बहुत कम समय में सब कुछ सीखने को मिले, क्योंकि इतना समय आप देते नहीं हो पढ़ाई को। अगर वीडियो लंबा बना देते हैं तो कंप्लीट आप उसको देखते हो नहीं, इसलिए बनाए आपके लिए। और फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, साथ में फॉर्मूले को जरूर आप देखते जाएं, फॉर्मूला होगा तो ही उत्तर कर पाओगे आप। अगला अपना क्वेश्चन है कि प्रेरण मोटर के रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल 120 चक्र प्रति मिनट में पूरा करता है। यदि सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो तो इसमें स्लिप का मान कितना होगा। देखो रोटर फ्रीक्वेंसी अगर बात करें तो स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है। अब सप्लाई का फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, रोटर का फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, और स्लिप कैलकुलेट करना है। कैसे, देखो सबसे पहले प्रेरित ईएमएफ 120 चक्कर प्रति मिनट में पूरा करता है, फ्रीक्वेंसी होती है चक्कर प्रति सेकंड। इसको चक्कर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 का भाग दे दो, 2 हर्ट्ज हो गया। रोटर फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 2 हर्ट्ज। तो स्लिप ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, रोटर फ्रीक्वेंसी बटे सप्लाई फ्रीक्वेंसी, प्रतिशत में स्लिप कैलकुलेट करनी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4% अपना उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए करेंगे, 4% इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिन्न भिन्न मान के 3 प्रतिरोध को डीसी परिपथ में कुल कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है। 8 तरीके से जोड़ा जा सकता है। कैसे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि 3 ओम, 2 ओम और 6 ओम के अपने पास प्रतिरोध है। सबसे पहले तीनों श्रेणी क्रम में हो गए, फिर तीनों समांतर में हो गए, फिर ये दोनों श्रेणी में और ये इनके समांतर में, ये दोनों श्रेणी क्रम में, 3 ओम समांतर क्रम में, 3 और 6 श्रेणी क्रम में, 2 इनके समांतर क्रम में। इसी तरह से ये दोनों समांतर में, ये श्रेणी क्रम में, फिर ये दोनों समांतर में, ये श्रेणी क्रम में। टोटल आप करके देखें, उत्तर का मिलान करें, 8 आएगा। यानी भिन्न भिन्न तरीके से हम कितना जोड़ सकते हैं, 8 तरीके से। हाँ, यदि समान मान के होते ना तो 4 ही तरीके से जोड़ सकते थे, इसका आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मैक्सवेल कितने वेबर के बराबर होता है। देखो एक वेबर जो है ना वो 10 की पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होता है। तो एक मैक्सवेल जो है वो 10 की पावर -8 वेबर के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। ट्रांसफ़र करके मिलान करके देखना आप, एक वेबर में 10 की पावर 8 मैक्सवेल है, या फिर यूँ कहें 10 की पावर 8 मैक्सवेल बराबर 1 वेबर है। तो 1 मैक्सवेल बराबर क्या होगा, 1 बटे 10 की पावर 8। अब उसको अगर ऊपर ले जाते हैं तो 10 की पावर -8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का वह प्रकार जिसमें उसका मान वोल्टेज से प्रभावित होता है, इसको वीडीआर बोलते हैं, वोल्टेज डिपेंडेड रेजिस्टर, और शॉर्ट में इनको वेरिस्टर कहते हैं। थर्मिस्टर जो होते हैं इनको एनटीसी कहते हैं, सेंसिटर जो होते हैं इनको पीटीसी कहते हैं। यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और एलडीआर होते हैं लाइट डिपेंडेड रजिस्टर। अगला क्वेश्चन है कि 3 फेज सप्लाई सिस्टम में फेज क्रम आर बी वाई है। यदि आर फेज 0 डिग्री पर है तो 120 डिग्री घूमने के बाद, देखो जहाँ अभी आर है ना, 120 डिग्री घूमने के बाद वहाँ वाई पहुँच जाएगा, बी पहुँच जाएगा, और वाई जो है वो बी की जगह पर आ जाएगा। ये इसमें सीक्वेंस चलता है। सीधी सी बात यह है कि आर बी और वाई लिखना था। ये आर 0 पर है, जैसे ही 120 डिग्री का रोटेशन होगा तो बी आर की जगह आएगा और 0 डिग्री पर आ जाएगा। क्वेश्चन का आंसर हमें ए करना था, 0 डिग्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 पोल का अल्टरनेटर 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर ईएमएफ उत्पन्न करता है, इसकी गति कितनी होगी। देखो गति के लिए सारे ऑप्शन दिए हुए थे आरपीएस में, चक्कर प्रति सेकंड में, और चक्कर प्रति सेकंड में जब स्पीड कैलकुलेट करनी हो तो एफ इंटू 2 बटे आपको पोल करना था, एफ इंटू 120 बटा पोल नहीं, एफ इंटू 2 करना था, यानी 50 इंटू 2 बटे 4 करना था। उत्तर आएगा 25 आरपीएस, यानी 25 चक्कर प्रति सेकंड में वो अल्टरनेटर पूरे कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि एसी सर्किट ब्रेकर में उत्पन्न आर्क जो होता है, देखो आर्क वोल्टेज जैसे डीसी से उत्पन्न होता है ना, ठीक वैसे ही होता है, यानी ये रेजिस्टिव सर्किट की श्रेणी में आता है हमेशा, इसलिए आर्क की करंट और वोल्टेज हमेशा इन फेज होते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, दोषयुक्त स्थिति में जब सर्किट ब्रेकर प्रचालित हो जाता है तो उसके बाद परिपथ में प्रतिबाधा कितनी होगी, अनंत। प्रचालित होने का मतलब ये होता है कि सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट लगे हुए थे और ये कॉन्टैक्ट अब क्या बन गए, NO। जब कॉन्टैक्ट NO हो गया तो सर्किट ओपन हो गया, और ओपन सर्किट में प्रतिबाधा क्या होगी, अनंत होगी। यानी जब लगा हुआ था तब 0 थी, अब हट गया है तो अनंत हो गई। अगला क्वेश्चन है, डीसी ट्रांसमिशन लाइन का वह प्रकार जिसमें 2 या 2 से अधिक चालक समान ध्रुवता के होते हैं और सामान्यतः ये नेगेटिव चालक होते हैं, ऐसी लाइन को होमोपोलर डीसी लाइन कहा जाता है। मोनोपोलर में केवल एक लाइन जाती है, बाईपोलर में 2 तारें होती है, और होमोपोलर में 2 या 2 से अधिक तार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस में धारा रेटिंग आवश्यक नहीं है, जिसको करंट के अकॉर्डिंग ऑपरेट नहीं करते धारा की रेटिंग, उसके लिए ज़रूरी नहीं है। फ्यूज करंट के अकॉर्डिंग होते हैं। सर्किट ब्रेकर की भी करंट में कैपेसिटी जरूर देखी जाती है, बस बार भी धारा के आधार पर रेटेड किया जाता है, लेकिन आइसोलेटर हमेशा नो लोड पर ऑपरेट होता है। इसके लिए धारा कोई मायने रखती नहीं है, क्योंकि इसको तब चलाना होता है जब परिपथ में कोई धारा प्रवाह ना हो, इसलिए आइसोलेटर के लिए धारा की रेटिंग कभी आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कापलान टरबाइन किस प्रकार के आती है, एक्सियल फ्लो में आती है। दोस्तों ये मैंने अभी इसकी थ्योरी की क्लास लगा दी जो स्पेशल टरबाइन के लिए ही है, तो आप थ्योरी की क्लास वहाँ से देखें, बिल्कुल समझ में आएगा। फ्लो के अकॉर्डिंग भी मैंने करवाया था, और इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन भी मैंने करवाई थी, स्पीड के अकॉर्डिंग भी कराई, हेड के आधार पर भी कराई, डिस्चार्ज के आधार पर भी करवाई थी। तो कापलान टरबाइन जो है वो एक्सियल प्रवाह में आती है। अगला अपना क्वेश्चन है कि तापमान की वह सीमा जिस पर फेरोमैग्नेट पेरा चुंबकीय बन जाता है, यानी ताप बढ़ने से चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता घटती है। ये तो आप याद रखें, ताप बढ़ने पर चुंबकशीलता कम होती है, और उस पदार्थ जो तापमान होता है उसका नाम है क्यूरी तापमान। क्यूरीवेस नाम का एक वैज्ञानिक था, उन्होंने ये बात बताई थी, इसलिए उन्हीं आधार पर यह नाम रख दिया और इसको क्यूरी टेम्परेचर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है धारा का RMS मान क्या होगा यदि साइन वेव में वैल्यू 100 sin ओमेगा टी है। देखो साइन के पास लिखी हुई वोल्टेज हमेशा मैक्सिमम होती है, वोल्टेज क्या वैल्यू, चाहे वो करंट की हो चाहे वो वोल्टेज की हो। जब 70 एम्पियर धारा का पीक 100 एम्पियर धारा का पीक मान है तो RMS कितना होगा, 70.70। ए ऑप्शन आ जाएगा। कैसे, 0.707 इंटू पीक, यही तो करना है हमें, तो शिखर मान को 0.707 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में वर्ग के समानुपाती संबंध नहीं है। इंडक्शन मोटर का टॉर्क वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती है, डीसी सीरीज मोटर का टॉर्क आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती है, उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती है। तो डी रहेगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें तो सब में वर्ग के समानुपाती का संबंध है। अगला क्वेश्चन है बीजेटी किस प्रकार की युक्ति है। पूरा नाम होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। 2 जंक्शन होते हैं, 3 सिरे होते हैं, ए ऑप्शन रहेगा, बाईपोलर 2 3। CTPT का उपयोग करंट ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, और ये मापी यंत्रों की रेंज बढ़ाने के लिए करते हैं, केवल इंडक्शन मीटर के साथ लगेगी। मूविंग आयरन और PMMC की यदि रेंज बढ़ानी है हमें, तो इनके साथ हमें शंट और मल्टीप्लायर लगाने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी आर्मेचर में यदि लेप वाइंडिंग हो तो प्रेरित EMF के लिए फॉर्मूला क्या होगा। देखो लेप वाइंडिंग में पोल और धारा के समांतर रास्ते बराबर होते हैं, इसलिए सूत्र में ये लिखने की आवश्यकता नहीं थी, और E बराबर φZN/60 कर दो, उत्तर चलेगा। यदि वेव वाइंड हो तो φZNP/120 कर दो, तब भी चलेगा, क्योंकि उसमें 2 होते हैं रास्ते, पोल कितने भी हो। केबल को यांत्रिक चोट से बचाव के लिए आर्मरिंग की जाती है, और ये गैल्वेनाइज्ड स्टील की होती है। बेडिंग जो होती है ये कवचिंग की प्रोटेक्शन के लिए होती है। सर्विंग सबसे ऊपरी भाग होता है, और कवचिंग जो है ये नमी से बचाव के लिए होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका मान लगभग 1.11 नहीं है। देखो साइन वेव का फॉर्म फैक्टर होता है, HRC का फ्यूजिंग फैक्टर भी इतना ही होता है, और सिलिकॉन का फॉरबिडन एनर्जी भी लगभग इतना ही होता है, लेकिन त्रिभुजाकार वेव का फॉर्म फैक्टर नहीं होगा, ये 1.15 होता है। ठीक है, डी उत्तर रहेगा, क्योंकि साइन वेव का फॉर्म फैक्टर 1.11 होता है, HRC का फ्यूजिंग फैक्टर 1.1 होता है, और सिलिकॉन का फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है
वो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो लगभग सेम वैल्यू हो गई। वायु द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है। देखो हवा से ठंडा हो रहा है तो ना कंजर्वेटर, ना ब्रीदर और ना बकोल्ज रिले, इन तीनों का कोई काम नहीं है, क्योंकि ये तभी होगी जब ट्रांसफार्मर ऑयल कूलिंग वाला हो। अगला क्वेश्चन है कि 24 वोल्ट की बैटरी 1.2 ओम बार को सप्लाई करती है, 15 मिनट में डिस्चार्ज हो जाती है, बैटरी की क्षमता कितनी है। देखो 24 वोल्ट को 1.2 ओम का प्रतिरोध है, यदि हम बात करें तो करंट आया 20 एम्पियर। 20 एम्पियर को 15 मिनट से मल्टीप्लाई करना था, 60 का उसमें भाग दे दो, घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, उत्तर आएगा 5, यानी 5 एम्पियर घंटे इसका आंसर करना था। ऐसा है नहीं, मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो उत्तर कर देंगे 5000। ठीक है, यहाँ कोई सही आंसर नहीं है, 500 दे दिया था, जबकि इसकी जगह 5000 आएगा। अगला क्वेश्चन है साइन वेव का समय अंतराल क्या होगा जब उसकी कोणीय आवृत्ति 200 हर्ट्ज हो। देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है ना, ये होती है 2πf के बराबर। जब इससे फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी में 2π का भाग दे दो, यानी 200 पाई में आप 2π का जब भाग दोगे तो उत्तर कितना आएगा 100। फ्रीक्वेंसी आई है 100 हर्ट्ज, तो समय कितना आएगा 1/फ्रीक्वेंसी, यानी 1/100 सेकंड करेंगे, उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैपेसिटेंस का विलोमानुपाती कौन है। फिक्स परिभाषा होती है, याद रखना, इलास्टेंस होता है, बहुत बार मैं बता चुका हूँ, और इसकी इकाई होती है फेराड की -1। डीसी परिपथ में जब श्रेणीक्रम में अनेक प्रतिरोध जोड़े जाते हैं तो क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है और चालकता घटती है। क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 6 पोल एसी मशीन में यांत्रिक डिग्री 4 डिग्री है तो वैद्युतिक में ये मान कितना होगा। देखो ऐसा जब भी करना हो तो हमें टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री और टोटल मैकेनिकल डिग्री का रेशियो देखना होता है। कुल वैद्युतिक डिग्री के लिए सूत्र होता है 180 इंटू पोल, और इसमें कुल यांत्रिक डिग्री का भाग दे दो, टोटल यांत्रिक डिग्री हमेशा 360 होती है। इसका आंसर आप निकाल दीजिए, यही अपना फाइनल उत्तर होगा। देखो 3 डिग्री का संबंध आया, इसका मतलब होता है कि 1 यांत्रिक डिग्री के बराबर वैद्युतिक में हमेशा 3 होगा, तो फिर 4 के बदले में कितना हो जाएगा 12। अपना उत्तर रहेगा सी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि संख्या पद्धति ओक्टल में प्रयुक्त उच्चतम अंक कितना होता है। तो मैक्सिमम उसमें 7 का ही उपयोग होता है। टोटल अंक 8 होते हैं, लेकिन 0 से 7 तक ही हम उसका उपयोग करते हैं, तो 777 4 अंकों की अधिकतम संख्या यही होती है उसके लिए। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन प्रतिरोधक में रंग क्रमशः रेड, ग्रीन और सिल्वर है तो ओमिक मान कितना होगा। देखो लेटर आपको फर्स्ट और सेकंड सोचने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 5 2 5 2 5 सब में दिया था। आपको देखना है टॉलरेंस। देखो सिल्वर की जो टॉलरेंस होती है ना, वो होती है 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 का मतलब होता है कि आपको इसमें भाग देना था 10 की पावर -2। तो जब 25 को आप 100 से डिवाइड करोगे ना तो उत्तर आएगा 0.25 ओम। क्वेश्चन का आंसर अपना सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुजाकार वेव में आरएमएस मान कितना होता है। वैसे अगर याद रखो तो 0.577 होता है, और कैलकुलेट करो तो याद रखना मैक्सिमम बटे √3 होता है। बी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक डिस्चार्ज लैंप की श्रेणी में आता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब आएगा, जिसको हम ट्यूबलाइट बोलते हैं, एलईडी, आर्क लैंप और इनकैंडिसेंट लैंप, ये तीनों डिस्चार्ज लैंप की श्रेणी में नहीं आते हैं। 24 स्लॉट 4 पोल मोटर में डिग्री प्रति स्लॉट का मान पूछा है। देखो डिग्री प्रति स्लॉट के लिए फॉर्मूला होता है कुल डिग्री बटे स्लॉट की संख्या। टोटल डिग्री के लिए फॉर्मूला 180 इंटू 4, यानी पोल की संख्या। तो इसके लिए जब आप कैलकुलेशन करोगे तो उत्तर आएगा 30 डिग्री, यानी एक स्लॉट के लिए वाइंडिंग कितने डिग्री की बन रही है, 30 डिग्री की। ट्रांसफार्मर में शून्य भार धारा के लिए सक्रिय धारा का कार्य क्या है। नो लोड पर ट्रांसफार्मर में 2 करंट चलती है, जिसमें एक को आई वाट और एक को आई म्यू से दर्शाते हैं। ये वाट जो होती है सक्रिय धारा कहलाती है, और नो लोड पर हानियां वहन करना इसका काम होता है। आई म्यू जो होती है ये चुंबकन धारा कहलाती है, और इसका काम होता है कोर में फ्लक्स उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता जब उच्चतम होती है तो क्या होता है। दोनों हानियां बराबर होती है, यानी दोनों का यदि माइनस करें तो उत्तर कितना आएगा 0। लोह हानि माइनस ताम्र हानि करेंगे तो उत्तर कितना आएगा 0। ए ऑप्शन रहेगा। रियल क्रेस्ट एक वोल्टमीटर का प्रकार है जिसका उपयोग करते हैं एसी में हाई वोल्टेज नापने के लिए, हम इसका उपयोग करते हैं। विशेष प्रकार का ये वोल्टमीटर होता है। तो बस दोस्तों ये थे आज के 50 प्रश्न। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों को आगे इसे फॉरवर्ड ज़रूर करें।